दोस्तों दोपहर का समय था। एक महिला अपने बेडरूम में अपने प्रेमी के संबंध बना रही थी और जिस समय वो संबंध बना रही थी उस समय उसके जो चीखने की आवाज़ें थी, जो उसकी बेडरूम की आवाज़ें थी, वो आवाज़ें उस कमरे से निकल करके बाहर जा रही होती है। वहीं बगल के कमरे में उस घर की जो मालकिन होती है, उस महिला की जो सास होती है, वो आराम कर रही थी और जैसे ही उन्हें अपने घर से कुछ अजीब तरीके की आवाज़ें सुनाई देती हैं, वो आवाज़ें जब उनके कानों तक पहुंचती हैं तो अपने बिस्तर से खड़ी होती है और खड़ी होकर के जिस तरफ से वो आवाज़ें आ रही थी उस तरफ वो बढ़ने लगती है। जैसे ही वो उस कमरे के रूम के सामने पहुंचती हैं और उस रूम के अंदर झांक करके देखने की कोशिश करती हैं तो देखती हैं कि दरवाज़ा जो है अंदर से लॉक है। तभी वो खिड़की के पास में जाती हैं और खिड़की से झांक कर जब अंदर देखती हैं तो अंदर का नज़ारा देख करके उनकी सांसें थमी का थमी रह जाती हैं। दरअसल वो देखती हैं कि उनकी जो उस घर की जवान बहू है, वो बहू निवस्त्र होकर के, उसके तन पर एक भी कपड़े नहीं है, वो निवस्त्र खड़ी हुई है और उसके पीछे एक अपरिचित अनजान व्यक्ति खड़ा हुआ है। ऐसा नज़ारा वो महिला देखती है तो उनकी आंखें फटी का फटी रह जाती हैं। और उसके बाद में दोस्तों इस कहानी में कुछ ऐसा होता है जिसे सुन करके, जिसे जान करके आप लोगों की भी रूह कांप जाएगी। तो दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को इसी प्रकार से जागरूक करता रहूं। दरअसल दोस्तों आज की ये जो कहानी है, इस कहानी की शुरुआत होती है अहमदाबाद से। अहमदाबाद में एक परिवार जिसमें मात्र रहने वाले 4 लोग होते हैं, जिसमें जो उस घर की मालकिन होती हैं जिनका नाम होता है कंचन मोदी, उनका बेटा विपुल मोदी, उनकी बहू सुजाता मोदी और उनके बेटे और बहू की एक बेटी भी होती है। विपुल मोदी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और जो कंचन मोदी होती हैं, कंचन मोदी की तबीयत अक्सर खराब रहा करती है। उनके इलाज के लिए जो उनकी बहू होती है सुजाता मोदी अक्सर उन्हें लेकर के श्री राम हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए जाती है। जब वो इलाज करवाने के लिए जाती है, सुबह जाती है तो उसका नंबर शाम को आता है, क्योंकि जब वो नंबर लगवाती है तो उसका नंबर शाम को आता है। सुजाता मोदी जो देखने में बेहद खूबसूरत होती है, पर एक दिन सुजाता मोदी अपनी सास कंचन मोदी को श्री राम हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए जाती है। जैसे ही वो वहां पहुंचती है थोड़ी ही देर के बाद में उसका नंबर आ जाता है। वो अपनी सास को डॉक्टर के पास में लेकर के जाती है, डॉक्टर के केबिन में जाती है, डॉक्टर को दिखाती है और दिखा करके केबिन से बाहर निकलती है। वो थोड़ा आश्चर्यचकित भी होती है कि आखिरकार उसका नंबर इतनी जल्दी आज कैसे आ गया। तभी उसके पास में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है बलवंत सिंह चौहान। वो व्यक्ति सुजाता के पास में आता है और कहता है कि क्या आपको पता है कि आपका नंबर आज इतनी जल्दी कैसे आ गया। सुजाता कहती है कि नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं है, बल्कि हमें आश्चर्य हो रहा है कि आज हमारा नंबर इतनी जल्दी कैसे आ गया। तो बलवंत सिंह चौहान सुजाता से कहता है कि मैडम आपका नंबर हमने ही जल्दी लिखवाया है, क्योंकि जब आप आती थी मैं आपको अक्सर देखता था कि आप सुबह आती हैं और शाम तक यहाँ पर बैठी रहती हैं, पर आपका नंबर नहीं आता है। इसलिए मैं यहाँ पर एक कंपाउंडर की नौकरी करता हूँ और मैंने ही आपका नंबर आज जल्दी लगवा दिया है। जैसे सुजाता मोदी ये सुन करके बहुत खुश होती है और उसकी तरफ अपना दोस्ती का हाथ बढ़ा देती है। अब दोस्तों सुजाता मोदी कंचन मोदी को लेकर के अक्सर उस अस्पताल में इलाज करवाने के लिए जाती है और जब सुजाता मोदी उस अस्पताल में पहुंचती है उसका नंबर अब जल्दी आ जाता है और इस तरीके से सुजाता मोदी और बलवंत के बीच में काफी बातचीत होने लगती है। बातचीतों का सिलसिला इतना आगे बढ़ जाता है कि उन दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। और फिर एक दिन सुजाता मोदी उस बलवंत सिंह चौहान कंपाउंडर को एक ऑफर दे देती है। उन दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है। बातों ही बातों में बलवंत सिंह एक दिन सुजाता से कहता है कि भाभी जी आप देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। जैसे ये बात सुजाता बलवंत के मुंह से सुनती है, अपनी बड़ाई सुन करके उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और फिर वो हंसने लगती है। कहती है कि आप ये शायद झूठ कह रहे हैं, आप मेरा मन रखने के लिए कह रहे हैं। बलवंत कहता है कि नहीं भाभी, मैं अपनी कसम खा करके कहता हूँ कि भाभी आप मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। तभी जो सुजाता होती है, सुजाता बलवंत से कहती है कि अगर मैं आपको इतनी ही ज्यादा अच्छी लगती हूँ तो मैं आपको एक ऑफर देती हूँ कि अगर आप
मुझसे मिलना चाहते हैं, मेरे साथ में समय बिताना चाहते हैं तो आप मेरे घर आ सकते हैं। वो कहता है कि मैं आपके घर आऊंगा तो आपके घर में आपके पति होंगे, आपकी सास होंगी। तभी जो सुजाता है, सुजाता कहती है कि नहीं, मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं जो रात को 10 बजे तक आते हैं, और जो मेरी सास है वो मेरे अलग कमरे में रहती हैं, मैं दूसरी कमरे में रहती हूँ। मेरी बेटी है जो स्कूल चली जाती है, मैं पूरा दिन फ्री रहती हूँ। आपकी जब इच्छा हो तब आप मेरे साथ अपना समय व्यतीत कर। यह सुन करके बलवंत मन ही मन बहुत ज्यादा खुश होता है। पर एक दिन दोपहर का समय होता है, तभी जो विपुल मोदी है, विपुल मोदी के घर की डोरबेल बजती है। जैसे ही डोरबेल बजती है, सुजाता आकर के अपने घर का दरवाजा खोलती है, सामने देखती है कि वही बलवंत सिंह चौहान खड़ा है, और वो बलवंत सिंह चौहान को देख करके बेहद खुश होती है। वो बलवंत को अपने घर के अंदर बुलाती है और फिर उसको अपने साथ लेकर के अपने रूम में चली जाती है। रूम में पहुंचती है, बलवंत से वो काफी बातचीत करती है, हंसी ठिठौली करती है, और उसके बाद में वो दोनों अपने अपने कपड़े उतार कर निवस्त्र हो जाते हैं और फिर वो एक दूसरे के साथ में संबंध बनाने लगते हैं। जिस समय वो एक दूसरे के साथ में संबंध बना रहे होते हैं, उसी समय जो उनकी आवाजें होती हैं, वो आवाजें उस कमरे से बाहर जा रही थी। बगल में जो उसकी सास कंचन मोदी लेटी हुई थी, आराम कर रही थी। जैसे ही उन्हें अपने घर पर कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, वो सोचती हैं कि मेरा बेटा जो रात में शायद 10 बजे रात को आता है, इस बेटी स्कूल गई हुई है, आखिरकार मेरे घर में इस समय कौन हो सकता है। तभी वो अपने बिस्तर से उठती हैं और उठ करके जब अपने बहू के कमरे की तरफ बढ़ती हैं तो देखती हैं कि उनकी बहू जो किसी एक अनजान मर्द के साथ में निवस्त्र हालत में होती है, दोनों आपत्तिजनक हालत में होती है। तभी कंचन मोदी अपनी बहू को डांटने लगती हैं और आवाज देने लगती हैं, और तभी कंचन मोदी अपनी बहू को आवाज देती हैं डांटने, और सुजाता मोदी और उसका प्रेमी जो बलवंत सिंह होता है, वो दोनों कमरे के अंदर अपने अपने कपड़े पहनते हैं, और कपड़े पहन करके जब रूम से बाहर निकलते हैं, बलवंत तो उस समय वहां से भाग जाता है। पर कंचन मोदी सुजाता से कहती है कि ये जो आप कर रही हो ये सही नहीं है। अगर ये बात विपुल मोदी को, आपके पति विपुल को पता चलेगी तो शायद इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तभी जो सुजाता होती है, सुजाता अपनी सास कंचन मोदी से कहती है कि अगर ये बात आपने विपुल को बताई तो फिर इसका खामियाजा आप और विपुल को दोनों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बात विपुल को बताई तो मैं आपके बेटे विपुल को छोड़ दूंगी। जैसे ये बात कंचन मोदी सुनती है तो वो शांत हो जाती हैं, क्योंकि दरअसल दोस्तों होता क्या है कि ये जो सुजाता मोदी होती है, सुजाता मोदी की पहले एक बार शादी हो चुकी थी, पर उसका पति मर चुका था, इसलिए और पहले पति से उसे एक बेटी होती है। इधर जो विपुल मोदी होता है, विपुल मोदी की भी किसी कारणवश शादी नहीं हो रही थी। तभी इन दोनों की मुलाकात होती है और फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ में शादी कर लेते हैं। अब जो कंचन मोदी है, कंचन मोदी अपने बेटे के भविष्य को लेकर के सोचने लगती है, परेशान होने लगती है। वो सोचती है कि अगर उनकी जो ये बहू है, अगर ये घर छोड़ करके चली गई तो फिर उनके बेटे की शादी पहले भी नहीं हो रही थी और फिर तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सोच करके ये बात अपने बेटे को नहीं बताती। अब ये सिलसिला रोज का हो जाता है। जब कभी भी सुजाता का मन करता है तब वो अपने घर में अपने प्रेमी बलवंत को बुलाती है और अपने सास के सामने ही, अपने सास के घर में रहते हुए ही अपने प्रेमी के साथ अपने कमरे के अंदर रंगरेलियां मनाने लगे। एक दिन दोपहर का समय होता है और सुजाता मोदी और उसका प्रेमी बलवंत चौहान कमरे के अंदर निवस्त्र हालत में होते हैं, एक दूसरे के साथ में संबंध बना रहे होते हैं। उसी समय जो विपुल मोदी होता है, विपुल मोदी अचानक से घर आ जाता है, अपने घर की डोरबेल बजाता है और उसके बाद में जब उसकी माँ घर के दरवाजे को खोलती है और जब वो घर के अंदर आता है, देखता है अपनी पत्नी के साथ में उस कंपाउंडर को देखता है, बलवंत चौहान को देखता है, तो उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है और वो अपनी पत्नी के ऊपर चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। तभी जो बलवंत होता है, बलवंत अपने कपड़े पहनता है और अपने कपड़े पहन करके वो चुपचाप वहां से भाग जाता है। पर विपुल मोदी को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपनी पत्नी को मारने पीटने लगता है। पत्नी के साथ में जब मारपीट करता है, पत्नी भी नाराज होकर के अपने मायके। एक दिन शाम का वक्त होता है, शाम के करीब 8 बजे का वक्त होता है। जो विपुल मोदी के घर के सामने एक व्यक्ति खड़ा होता है। वो विपुल मोदी के घर की डोरबेल को बजाता है। जैसे ही डोरबेल बजाता है, एक बार डोरबेल बजाता है, घर के अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। दोबारा वो डोरबेल बजाता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। पर जैसे ही वो तीसरी बार उस डोरबेल को बजाता है, तभी घर के अंदर से एक आवाज आती है कि रुकिए, मैं आ रही हूँ, 2 मिनट इंतजार करिए, मैं आ रही हूँ, क्योंकि मैं अभी खाना बना रही हूँ। लगता है शायद आप आज जल्दी आ गए। जैसे ही वो महिला घर के अंदर से आती है, क्योंकि दोस्तों जो घर के अंदर थी वो विपुल मोदी की माँ
कंचन मोदी होती हैं और वो जैसे ही आकर के दरवाजा खोलती हैं, उस व्यक्ति को देखती हैं तो वो कहती हैं कि आप आखिरकार यहाँ क्या लेने आए। तभी वो जो व्यक्ति होता है वो जबरदस्ती विपुल मोदी के घर पर घुस जाता है और उसके ऊपर शायद खून सवार होता है। उसे इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि उसके बैग में एक कुल्हाड़ी होती है, वो अपने बैग से एक कुल्हाड़ी निकालता है और कुल्हाड़ी निकाल करके जो लोहे का हिस्सा होता है उसको हाथ में पकड़ता है और डंडे की तरफ से उस महिला के सर पर वार कर देता है। जैसे ही वो महिला के सर पर वार करता है, वो महिला बेहोश होकर के जमीन से पर गिर जाती है। वो महिला बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाती है और तभी वो तुरंत उस घर के दरवाजे बंद करता है, जितने भी घर के अंदर की खिड़की होती है उनके सारे पर्दे बंद करता है और फिर वो उसी कुल्हाड़ी का जो लकड़ी वाला हिस्सा होता है उसको अपने हाथ में पकड़ता है और लोहे की तरफ से उस महिला के सर पर कई वार कर देता है। महिला के सर के कई टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद में वो महिला के पैरों की तरफ पकड़ता है और घसीटते हुए उन्हें किचन में ले जाता है और किचन में ले जाकर के उनकी डेड बॉडी को गठरी बना करके एक साड़ी में बांध करके रखना चाहता है। पर जब देखता है कि वो जो डेड बॉडी है उसकी गठरी नहीं बन रही है, तभी वो अपने बैग से एक चाकू निकालता है, एक गड़ासा निकालता है और उस महिला की डेड बॉडी के कई टुकड़े कर देता है और उसके बाद में एक साड़ी में उस लाश की गठरी बनाता है और गठरी बना करके किचन में रख देता है। यह सब करते हुए उसे रात के करीब 10 बज जाते हैं। उसके बाद में वो घर के जितने भी खून के छींटे होते हैं उनको साफ करता है। 10 बज चुके थे, वो काफी थक चुका था और तभी वो सोचता है कि शायद चलो कुछ आराम कर लेते हैं। पर जैसे ही वो आराम करने की सोचता है, उसी समय जो विपुल यादव का घर होता है उसकी डोरबेल बजने लगती है। वो व्यक्ति डर जाता है। वो सोचता है कि आखिरकार इतनी रात को यहाँ पर कौन आ सकता है। वो अपने आप को संभालता है और फिर जाकर के दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसके सामने विपुल खड़ा है। विपुल जैसे ही उस व्यक्ति को देखता है तो कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ क्या लेने आए हो, मेरी माँ कहाँ पर है। तो कहता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी माँ किचन में खाना बना रही है। विपुल यादव तुरंत अपना सामान फेंकता है और सामान फेंक करके किचन की तरफ भागता है। पर जैसे वो किचन की तरफ जा रहा था, उसे अपने घर में फर्श पर कुछ छींटे दिखाई देते हैं। वो कुछ समझ पाता है इससे पहले ही वो जो व्यक्ति होता है वो विपुल यादव के सर पर भी पीछे से वार कर देता है और जब वार करता है विपुल यादव भी जमीन पर गिर जाता है और फिर वो उसके भी शरीर के कई टुकड़े करता है और टुकड़े करने के बाद में वो उसकी डेड बॉडी को भी एक बोरी में भर करके उसी किचन में रख देता है। दोस्तों, रख देता है और उसके बाद में उस घर की सारी साफ सफाई करता है। जितने भी खून के धब्बे होते हैं उनको धुलता है, अपने सामान को धुलता है और सामान धुलने के बाद में वो सोचता है कि चलो कुछ आराम कर लेते हैं। पर जैसे वो आराम करने के लिए बेडरूम में जाता है, लेट जाता है, उसे नींद लग जाती है। जैसे उसकी नींद खुलती है, सुबह के 4 बज चुके थे। वो हड़बड़ाहट में जल्दी उठता है और अपना सामान लेता है और जल्दबाजी में उस घर से दरवाजा बंद करके निकल जाता है। दोस्तों, 3 दिन का समय बीत जाता है। उस मकान के सामने एक व्यक्ति रहा करते हैं, महेश प्रजापति। महेश प्रजापति को जब उस घर से अपने मकान से अपने सामने वाले मकान पर उन्हें कुछ अजीब सी बदबू आती है, अजीब सी दुर्गंध आती है, तब वो उस मकान के पास में जाते हैं, उस मकान की डोरबेल को बजाते हैं। काफी देर तक परेशान होते हैं पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, दरवाजा बंद होता है। तभी वो जो उस घर के मालिक होते हैं देवेश भाई को फोन करते हैं और उनसे बताते हैं कि आपके यहाँ जो लोग किराए पर रहते थे वो लोग, मैं कई बार प्रयास कर रहा हूँ, काफी देर से परेशान हूँ पर कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। आपके घर से अंदर से अजीब सी दुर्गंध आ रही है। जैसे ये बात देवेश भाई सुनते हैं, देवेश भाई तुरंत फौरन वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद में वो पुलिस को इत्तला देते हैं। पुलिस मौके पर आती है। पुलिस सभी लोगों के सामने पुलिस उस घर का दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोल करके जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करती है, दोस्तों उस घर के अंदर का माहौल ऐसा था, इतनी दुर्गंध थी कि कोई भी उस घर के अंदर शायद थोड़ी देर तक रुक भी नहीं सकता था। पुलिस उस घर की तलाशी लेती है और उसके बाद में जब किचन में जाती है, किचन में तलाशी लेती है, देखती है तो किचन के अंदर 2 डेड बॉडी रखी होती हैं जो एक बोरी में होती है, एक साड़ी पर बंधी होती है। दोनों गठरियों को पुलिस अपने कब्जे में लेती है और उसके बाद में जो देवेश भाई होते हैं उससे पूछते हैं कि आखिरकार ये जो व्यक्ति हैं ये आपके घर पे कौन लोग रहते थे। देवेश भाई पुलिस को सारी जानकारी देते हैं। वो बताते हैं कि इस घर में एक बूढ़ी औरत जिसका नाम कंचन मोदी होता है, उनका बेटा विपुल मोदी जिसकी उम्र करीब 35 वर्ष के आसपास होती है, और उनकी एक बहू सुजाता मोदी जिसकी उम्र 33 वर्ष के आसपास होती है, और उनकी एक बेटी भी होती है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिरकार जो इस घर के 4 लोग थे, उन 4 लोगों में 2 लोग तो यहाँ पर हैं, पर ये 2 लोग कहाँ हैं। तभी आसपास के लोगों से पुलिस जानकारी जुटाने की कोशिश करती है।
तो पुलिस को पता लगता है कि जो विपुल मोदी की पत्नी सुजाता मोदी है वो अपनी बेटी को लेकर के अपने मैके में रह रही है। पुलिस सुजाता मोदी को सूचना देती है, उसको वहां पर बुलवाती है और उसके बाद में जब सुजाता मोदी से पूछताछ करती है तो सुजाता मोदी कहती है कि साहब मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। पर जब उसे सख्ती से पूछताछ की जाती है सुजाता मोदी टूट जाती है और उसके बाद में पुलिस के सामने पूरी कहानी बयां कर देती है। वो पुलिस को बताती है कि साहब मैं श्री राम हॉस्पिटल में अपनी सास कंचन मोदक की इलाज करवाने के लिए जाती थी। वहीं पर मेरा संपर्क बलवंत सिंह चौहान नाम के व्यक्ति से हो जाता है और जिसके बाद में हम दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती फिर प्यार में और संबंध में बदल जाती है, जिससे मैं नाराज होकर के मैं अपने मायके चली जाती हूँ। और साहब मुझे कुछ नहीं पता है कि आखिरकार ये कत्ल किसने किए हैं। तभी जो पुलिस होती है श्री राम हॉस्पिटल में दबिश देती है तो पता लगता है कि जो बलवंत सिंह चौहान है वो वहां से भाग चुका है। पुलिस काफी मशक्कत करने के बाद में बलवंत सिंह चौहान को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में जब विभिन्न धाराओं के ऊपर उसके ऊपर केस दर्ज करती है और कोर्ट में पेश करती है तो जज साहब ये फैसला सुनाते हैं कि आखिरकार इस व्यक्ति ने जैसा भी काम किया है, जितना जघन्य अपराध किया है, इस व्यक्ति को तब तक फांसी में लटकाया जाए जब तक इसकी सांसें न थम जाए। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।